अरे जल्दी जल्दी करो भाई, सुनील पाल जी किसी भी समय आ सकते हैं, टाइम हो चुका है, लिंक जा चुका है। अरे यार तुम फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए बिना बताए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम पर पहुंचने के सपने देखते हैं। उन सपनों को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाले स्टूडियो में हम लेकर आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उस पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपनी जिद से अपनी तकदीर बदलने वाले, अपनी जिद से एक नया आयाम गढ़ने वाले एक ऐसे ही शख्स आज हमारे शो के मेहमान हैं, श्री सुनील पाल जी। भक्तजनों, कैसे हो सालों? लोगों ने कहा सालों? कैसे हो? सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो? सुनील पाल, हिंदी कॉमेडी जगत का वो नाम जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई परिभाषा दी। जब वाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ जोड़ के उसको बोल खा लो बे। 2005 में सुनील पाल भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सीजन 1 के विजेता बने। इस शो ने सुनील पाल को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुनील पाल भारत के साथ ही दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हिंदी कॉमेडी के सैकड़ों शोज कर चुके हैं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि मुंह न दिखाया करो। 15 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके सुनील की खुद के द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म भावनाओं को समझो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। आज जमाना चेंज हो गया। हीरोइन कहती है, रमेश तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ पक्का जा रहे हो? डेफिनेट जा रहे हो? चल फुट सुरेश प्रीमियर। गांव के ऑर्केस्ट्रा में काम करने से लेकर पूरी दुनिया में अपने हुनर का परचम लहराने वाले सुनील पाल की यात्रा बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायी है। स्वागत है सर आपका द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह। थैंक यू। हमेशा की तरह सर बेहद प्रसन्न और ऊर्जावान लग रहे हैं आप। आप भी बिल्कुल सुपर लग रहे हैं। धन्यवाद सर, पुनः स्वागत आपका हमारे इस शो में, और इस शो के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बढ़ते हैं सर अपने पहले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। तो 1995 में मुंबई आना हुआ सर आपका। जी। मायापुरी मैगजीन से आपको मिथुन चक्रवर्ती जी के घर का पता मिला था, आप वहां उनसे मिलने गए, लेकिन ना मिलने पे थोड़ी निराशा हुई। चाय की दुकान पे आके बैठे चाय पीने के लिए। नियति का खेल देखिए कि उसी चाय की दुकान में आप बाद में नौकरी करने लगे, और वही चाय की दुकान आपके लिए अभिनय का विश्वविद्यालय बन गया, जहां बैठ के आपने बहुत सारी चीजें सीखी जानी। बिल्कुल सर। तो क्या इसे नियति समझे या क्या है कि आप और मोदी जी दोनों की किस्मत एक जैसी है? दोनों का संघर्ष चाय की दुकान से शुरू हुआ और अपने अपने क्षेत्रों में दोनों चरम पे हैं, अपना श्रेष्ठ दे रहे हैं। जी। मैं कह सकता हूँ कि चाय बेचने का, चाय के साथ में काम करने का फायदा ये भी होता है कि आप अच्छा काम है चाय बेचना, जो भगवान का काम मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर का वरदान है चाय बेचना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पिलाओ टी तो आपका भला करेगी ऑलमाइटी। तो वो जो चाय की दुकान का एक यात्रा थी छोटी सी, जो हम अमूमन सुनते हैं कि वहां से आपने बहुत कुछ सीखा जाना, अगर उसके बारे में कुछ बता सके चाय की दुकान का। बिल्कुल। मेरा जन्म तो वैसे 1975 में हुआ, मुरसा गांव में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर है।
तो मैं जी। महाराष्ट्र में पैदा हुआ, लेकिन इत्तेफाक से आंध्र प्रदेश का भी असर मुझ पे आ गया। तो मैं, आप देख सकते हैं कि मैं साउथ इंडियन भी लगता हूँ एंड महाराष्ट्रियन भी हूँ, लेकिन दोनों चीजों पे मुझे प्राउड है। जी, और बचपन से फिल्में देखने का शौक, फिल्मों कलाकारों की आवाज निकालने का शौक। तो जी, बचपन में मैंने एक हमारे यहाँ पर टॉकीज, 3 टॉकीज थी, श्री जी, दिलीप सुभाष टॉकीज। जी, तो उस टॉकीज से कोई नाम में भी एक तरह का धार्मिक परिवेश था। श्री जी, दिलीप जी, टॉकीज, श्री टॉकीज, दिलीप टॉकीज और सुभाष टॉकीज। जी, एंड जी, मैं उनको देखता था, तो मुझे वो माहौल, एटमॉस्फेयर अच्छा लगता था। जी, तो जी, मैंने रेलवे में पिताजी थे, तो रेलवे गेट टुगेदर में मैंने जी, बचपन में डांस किया था। 82-83 की फिल्म थी हिम्मत वाला, जी, उस जी, गाने जी, में डांस किया था। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। श्रीदेवी जी और जीतू जी की फिल्म थी। जी, तो जी, उस डांस कंपटीशन में आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। अरे वाह। बाकी डांसर इतने बुरे थे जी, 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 कि कि मतलब वो ऐसा डांस करते जैसे घर में आग लग गई हो। जी, और मुझे जब अवार्ड मिला, तो मुझे, मेरा अवार्ड था स्टील का कटोरा। अच्छा। तो कुदरती मैं भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, ये जो आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, और इसी से इसने दुनिया का प्यार बटोरा है। बटोरा है, क्या बात है, क्या बात है। तो चाय की दुकान पे सर बहुत सारा अनुभव आपको मिला। आप जैसा कि हम सुनते हैं, चाहे रतन नूरा हो या इस तरह के जो किरदार हैं, उसी से आपने सीखा जाना और उसको मंच पे ऐसे उतार दिया कि रतन नूरा घर घर के में इतना पॉपुलर हो गए। तो वहां मतलब ऑब्जर्वेशन की क्या प्रक्रिया रही सर? ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया बचपन से ही, मैंने कहा कि मैं फिल्में देखता था तो कलाकारों की आवाज निकाल लेता था। स्कूल में जाता था तो कुछ टीचर का हाव भाव कर लिया, किसी स्टूडेंट की कुछ, कोई सिंगर की नकल कर ली। तो ये शुरू से ही छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन चलता रहा। और जॉनी लीवर साहब का कैसेट सुनना, तो फिर मैं और खुश हो गया, प्रभावित हो गया। ये कौन मसीहा आ गया, ये कौन ऐसा, ये जादूगर आदमी है या ये मशीन है, ये क्या है ये आदमी जो पूरी हूबहू आवाजें निकाल रहा है कलाकारों की, कैरेक्टरों की। तो मैं और पैशनेट हो गया। फिर उसके बाद शोले फिल्म का डायलॉग का कैसेट आया, तो फिर मैं उसको भी पूरा चाट गया। मुझे शोले फिल्म की स्टोरी पूरी जबानी याद है और लोगों को सुना सकता था विद म्यूजिक बैकग्राउंड सब चीजें, जैसे कैसेट चलता था वैसे। ठीक है, जी, 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 वो उस समय में तो ये चीजें और आपके अंदर जोश बढ़ती चली गई। और जब मौका मिला ऑर्केस्ट्रा में काम करने का, नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, गांव में भी छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, जैसे टोनी रेटर और बाकी। तो लेकिन मेन ब्रेक जो है नागपुर के ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, कमर्शियल ऑर्केस्ट्रा जो मध्य भारत में और विदर्भ में बहुत फेमस था, जिसके महीने में 8 से 10 शोज हो जाया करते थे। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था, जिसमें मैं कॉमेडी भी करता था, मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडी, कभी कभी सिंगिंग भी कर लेता था, कभी कभी एंकरिंग भी कर लेता था। और मैं वहां पर मतलब समझ लीजिए कि जहाँ कम वहाँ हम वाला मामला था कि भैया, मतलब ये कि मैं वहां पर स्पॉट बॉय भी था। जैसे हीमैन का मुझे हीमैन कहा जाता था। मतलब ये आदमी सब काम कर लेगा, सब काम कर ले। स्टेज लगाना, स्टेज बनाना हो या डिसमेंटल करना, ये सब डिसमेंटल का काम था। तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक ऐसा शो जिसने स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई परिभाषा दिया, यूं कह लें कि एक नया मंच दिया। और उस शो में पहले सीजन के विनर आप रहे। निश्चित तौर पे आपके लिए भी एक नए तरीके का अनुभव रहा होगा, और उसने आपको घर घर में पहुंचा दिया। मतलब वो किसी भी उम्र के लोग हो, आप सपरिवार बैठ करके आपकी कॉमेडी देख सकते थे। वो एक ऐसा दौर था। वो एक यात्रा कैसी रही, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज? अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया यात्रा रही, क्योंकि उसमें हम सारे कलाकारों को एक मेजर ब्रेक मिला। हम जो कलाकार जो ऑर्केस्ट्रा में जहाँ वहाँ गांव शहर जाते थे, दूर दराज, और लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। लेकिन सपने देखते थे कि यार कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसमें हम फिल्म के स्क्रीन पे आ जाए, टीवी के स्क्रीन पे आ जाए, हमारी भी 4 लोगों में पहचान हो जाए, जान पहचान हो जाए। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, एक दिमाग में रहता था। बहुत सारे ऑफिस में जाके स्ट्रगल करता था, बहुत सारी जगह पे, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं मिलता था। तो मगर लाफ्टर चैलेंज आया, उसके पहले हालांकि मैंने डीडी मेट्रो पे धमाल नंबर 1 किया था। कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन काफी लोगों ने देखा है। लेकिन लाफ्टर चैलेंज से ये हो गया कि भाई ये शो आते ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पंकज सरस्वती जी का,
हमारे जी। गुरु जिमी मोजेस जी। साहब ने हमें बहुत ट्रेन किया उस चीज के लिए, जी। और बाकी तमाम कलाकारों का जिनके सानिध्य में रह के मैंने जी। अपने कमियों को और निखारा और अच्छा उसको करने की कोशिश की। जी। जी। जिसमें ये तमाम मेरे जो 50 भाई लोग आए थे जो भट्टाचार्य के जी। ये हीरे थे, मैं कहता हूँ कि सबके सब हीरे थे, क्योंकि कॉमेडियन हीरो नहीं होता, हीरा होता है। क्या तो बात। मुझे ऐसा लगता है कि तो वहां पहुंचे और वो सिलसिला शुरू हुआ, जी। और जो शो को प्यार लोगों का मिला, जी। तो आई जी। कैन से कि हमारा जीवन धन्य हो गया। क्या बात। तो उस मोमेंट को मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन का बेस्ट वरदान है। जी। सबसे जी। ज्यादा खुशी का मौका हमारे जीवन में उस बरस आया, ऊपर वाले को हमारी कोई अदा भाई या उसको हम पे तरस आया। क्या बात है। निश्चित तौर पे, और आपने सबसे खूबसूरत सी बात ये थी, विशेष रूप से आपके, अगर हम कॉमिक टाइमिंग की बात करें या कॉमिक जो प्रेजेंटेशन थे उसकी बात करें, कि ऑब्जर्वेशन हमारे इर्द गिर्द के ही किरदार उठा करके इतनी खूबसूरती से आप प्रस्तुत करते थे, और उस दौर की जी। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम सपरिवार आपका शो देख सकते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि जी। सब परिवार देखते हैं, क्योंकि मुझे जी। ऐसा लगता है कि अगर पूरे परिवार का प्यार आपको मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जी। तो उस परिवार के आशीर्वाद से आपका परिवार पलता है। तो ऐसे परिवार का सम्मान करना चाहिए जिस परिवार से आपका परिवार चल रहा है। तो क्या वो बात। सारा परिवार जो मुझे देखता है, जो मुझे पसंद करता है, जो मुझे काम देता है, उन सारे परिवार का मैं नतमस्तक हूँ और शुक्रगुजार हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनका ऋण मैं कभी लौटा नहीं पाऊंगा। क्या बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। आज का ये जो दौर है, बहुत सारा कॉमेडी कंटेंट आ रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जो द्व्यर्थी हैं, या तो फिर उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। आपका जो कंटेंट था वो इन सारी चीजों से अछूता है, और हम आज परिवार के साथ बैठ करके कॉमेडी शो तक नहीं देख सकते हैं, बाकी शोज की बात करिए। तो क्या आप कहीं ना कहीं, चूंकि आप एक मानक है उस क्षेत्र के, तो एक घुटन नहीं होती है इस तरह के माहौल में और ये बदलते परिवेश को देख करके? मैं समझता हूँ कि दिल, दिमाग, आंखें और आवाज, दिल, दिमाग, आंखें और आवाज ये साफ होनी चाहिए, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्या बात। तभी आपका इम्पैक्ट पड़ता है, और नियत आपकी साफ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो गंदगी कॉमेडी वाले कर रहे हैं, जी। मैं और उनको जो देख रहे हैं, दोनों ही बड़े लेवल के आतंकवादी हैं, बहुत ही बड़े लेवल के, क्योंकि आतंकवादी समाज को खराब करता है। और मेरे हिसाब से जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मैंने एक बेवड़ा देखा था, शराबी, जो पूरे मोहल्ले में, आपने भी देखा होगा अपने मोहल्ले में, शराबी आके सस्ता सा दारू पी के पूरे मोहल्ले में लुढ़क रहा है पूरे मोहल्ले को गाली देता था, पूरे कार्टून चाले करता था, और सारा मोहल्ला उसको देख के हंसता था। जी। और एक लिमिट के बाद फिर उसको भगा दिया जाता था। जी। तो वो बेवड़े के और उससे शराबी के मुंह से एक बद्दुआ निकली जी। कि आज मुझे भगा रहे हो, एक टाइम आएगा कि मेरी नाजायज औलाद ऐसे ही मेरी तरह गंदा शंदा परफॉर्म करेगी, गाली गलौज देगी, और तुम्हारी नाजायज औलाद उन्हें टिकट खरीद के देखने जाएगी। और वही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज जो है, ये आतंकवाद वाला समाज है। मैं समझता हूँ कि देश के लिए अगर आपके क्षेत्र से, आपके काम से अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है, निश्चित रूप में उसको आप पूरी ईमानदारी से और पूरे मेहनत से कीजिए, जैसे आर्मी वाले करते हैं। आर्मी वाले अगर बेईमानी करना चाहे, आर्मी वाले अगर मनमानी करना चाहे, तो कभी हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता और कभी कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमें भी अपने कार्य का सम्मान भी करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये कार्य कहीं ना कहीं आपके घर के और आपके समाज के और आपके देश के काम आना चाहिए। जी। अच्छा, हम अमूमन ये देखते हैं कि सुनील पाल जी एक मतलब फादर फिगर के रूप में चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अंदरूनी विवाद भी अगर होता है, या चाहे कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में हुआ, या कुछ भी हुआ, तो आप तुरंत आगे आते हैं फ्रेटर्निटी को बचाने के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भी। तो ये जो एक फिगर आपका बना है, सामान्य तौर पर जब सुनील पाल जी की बात आती है, सुनील पाल जी एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, वो ऐसा लगता है कि कॉमेडी समुदाय को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये विचार मन में क्यों आया कि नहीं, हमें मतलब इसको बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के दौर में जब सभी इंडिविजुअली काम कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जिस क्षेत्र में आप है, तो उससे अगर आपको प्यार है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। आपको आपके काम से, आपके प्रोफेशन से, आपके शोबे से, आपके पेशे से आपको प्यार होना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपके घर पे रोजी रोटी दे रहा है। ठीक है, वही है जिसकी वजह से आपकी पहचान। देश है तो हम है, बोलते हैं ना, वैसे ही प्रोफेशन है तो हम है।
बिल्कुल। प्रोफेशन अगर नहीं होगा तो फिर आप बहुत सारे जो प्रोफेशन विलुप्त हो गए हैं, जी, जो जी, प्रजातियां विलुप्त हो गई है, अब उनको दूसरा काम करना पड़ रहा है। तो आज बिल्कुल। भगवान की दया से अगर हमें एक प्रोफेशन मिला है कॉमेडी का, जिसमें हम लोग हंसा सकते हैं, हंस सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, बच सकते हैं, तो मुझे जी, ऐसा जी, लगता है कि उस चीज का सम्मान करना चाहिए। और साथ में ये जो महान व्यक्तियों का आपने नाम लिया, सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा, जी, पहली बात तो इन दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन, बहुत ही बड़ा। जी, 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 तो फैन होने के नाते भी मुझे तकलीफ होती है कि यार ये दोनों मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, अगर एक साथ आ जाएंगे और मजा आएगा और क्या नजारा होगा। तो ये मेरी एक एज ए फैन भी इच्छा है। और जी, जी, बाकी अगर साथ में आ जाते तो जाहिर सी बात है कॉमेडी जी, का और हमारा, हम जैसे फैन का, सबका भला ही होगा। जी, जी, जी। कॉमेडी फ्रेटर्निटी की आपको कितनी चिंता है, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में आपने एक फिल्म डायरेक्ट की, भावनाओं को समझो, और ना सिर्फ आपने डायरेक्ट की, उसको लिखा भी आपने। और उस दौर में लगभग जितने भी फेमस कॉमेडियंस थे, लगभग 53 कॉमेडियंस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उनको लेकर के आपने फिल्म बनाई, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी है कि इतने सारे दुनिया में कहीं भी इतने कॉमेडियंस को लेकर के फिल्म नहीं। तो ये विचार मन में कैसे आया सर कि चलो ये भी एक प्रयोग करके देखते हैं कि सारे कॉमेडियंस को इकट्ठा करके एक फिल्म बनाते हैं? मैं हमेशा मेरा स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना, जी, जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे, मेरा नशा भी है, मेरा शौक भी है, जी, मेरा प्यार भी है, मेरी जिंदगी भी है। जी, और जितने स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अच्छे और रियल है, वो सब जी। मेरे गुरु हैं, सबको मैं प्यार करता हूँ, सबसे मैं सीखता हूँ। जी, और चाहे वो दुनिया में किसी भाषा में हो, जी, चाहे वो भोजपुरी में कर रहा हो, चाहे वो गुजराती में कर रहा हो, इंग्लिश में कर रहा हो, लेकिन अच्छा कर रहा हो, तो वो चाहे रोबिन एटकिंसन हो, चाहे चार्ली चैपलिन साहब हो, जी, चाहे पाकिस्तान के उमर शरीफ साहब हो, चाहे मोइन जी, अख्तर जी, साहब हो, जी, चाहे के नायकर हो, मैं सभी को, जो अच्छे कलाकार है, मैं उनको मतलब, मैं उनके लिए मतलब उनके चरणों की धूल हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत जी, अच्छा लगता है मुझे इन लोगों से, इन महान व्यक्तियों को का जिक्र करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। जी, जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने फिल्म बनाने की सोची, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि जी, मैंने कहा कि मैं तन मन धन से स्टैंड अप कॉमेडियन ही हूँ, जी, मिमिक्री जी, आर्टिस्ट ही हूँ। जी, तो मुझे जब फिल्म बनाने की सोची, जी, तो मैंने तब मेरे दिमाग में यही आया कि यार स्टैंड अप कॉमेडी भी फिल्म बनानी चाहिए, या स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ फिल्म बनानी चाहिए। जी, ऐसा सोचा मैंने, लेकिन बाद में वो मुझे किसी ने राय दी, यार ये तो अपने आप में स्टैंड अप, ये ऐसा अपने आप में पहली बार हुआ है हिस्ट्री में, जी, तो जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ट्राई करो। जी, और आपको यकीन मानिए आप कि भारत की पहली फिल्म थी वो, जी, जिसको जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। क्या बात है। जी, जी, जी। ये अनुभव पहले कैसा तो रहा सर, निर्देशन का अनुभव कैसा पहले रहा? तो पहले तो बॉलीवुड था, अब गॉलीवुड हो गया वो तो। तो दूसरे को, हाँ, निर्देशन का अनुभव कैसा रहा सर? सुखद। जी, क्योंकि राइटिंग का, देखिए क्या होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन जो है ना, जी, मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने आप में एक फिल्म होता है, जी, जी, अपने आप में। क्योंकि स्टेज पे जब मैं खड़ा हूँ, तो मैं जी, अपनी लिखी चीजें सोच रहा हूँ, अपनी लिखी चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ, सामने पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, उसको वहीं एडिट भी कर रहा हूँ, ठीक है, जी, ओके, उसका रिस्पांस भी देख रहा हूँ, उसको कट बिल्कुल। शट भी कर रहा हूँ, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ चाहिए मुझे, कहाँ मुझे म्यूजिशियन चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, वो एक खड़े होके मैं अपने आप में एक घंटे 2 घंटा जो परफॉर्म कर रहा हूँ, एक वो फिल्म है अपने आप में। बिल्कुल। तो स्टैंड अप कॉमेडी जो है अपने आप में पूरा 9 रस कहो, 7 रस कहो, 9 रंग कहो, जितने भी रंग कहो, जितने भी रस कहो, सबका जी, को मिली भगत होता है। अगर वो चाहे तो उसके जरिए वो समस्त ब्रह्मांड की बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है, अगर उसका उसमें ज्ञान ध्यान हो तो। जी, जी। आज सुनील पाल जी जिस मुकाम पे खड़े हैं, उसमें उनके अपने शहर, जो पैतृक शहर है, उस शहर की मिट्टी का कितना योगदान है? बहुत बड़ा। मेरी तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बोलो, मुरसा बोलो, हिंगन घाट बोलो, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, या नागपुर बोलो, ये नागपुर में मैंने रिक्शा भी चलाया, 3 पहिए का रिक्शा भी चलाया है। अच्छा। हिंगन घाट में मैं कड़िया का काम करता था। बल्लार शाह में मैं डबल रोटी बेचता था, घर घर जाके रोटी, जो ब्रेड वगैरह बेचता था। जी, जी, तो ये सारे ही गलियारों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये गलियारे जो है वो मेरे ट्रेनिंग स्कूल रहे हैं, वहाँ जी, के जी, लोग मेरे परिवार जैसे रहे हैं, और शुरू से जी, बचपन से ही मैं लोगों के सानिध्य में रहा हूँ। लोगों को मतलब मोहल्ले मोहल्ले में घूमता था, मतलब एक कह सकते कि एक उसको भी मैं परफॉर्मिंग आर्ट में ही लूंगा कि मैं डबल रोटी बेच रहा हूँ तो हर घर में जा रहा हूँ, ये लीजिए जी, सेल्समैन, जैसे कह सकते हैं कि भाई हर घर में जाने का मुझे मौका मिल रहा है। जी, उनको जी, मेरी वजह से मुझे उनकी तरफ से अगर कारोबार मिल रहा है तो मैं भी उनके लिए अपनी कुछ चीजें प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये
सिलसिला जो है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं कुदरती रहा। मैंने कोई जी, सोचा ही जी। नहीं कि ऐसा होगा। जी। हालात और परिस्थिति का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे जी, हालात जी, और जी। परिस्थितियां इस तरह से थी कि मुझे कड़िया का काम करना पड़ रहा है। सेल्समैन मतलब मैं वीकली जो मार्केट लगता था सब्जियों का, जी, उसमें मैं जी। असिस्टेंट बन जाया करता था। चिल्ला चिल्ला अच्छा। के सब्जी बेचता था। जी, ये लो जी। सब्जी दे लो, ये सस्ते का माल सस्ते में, ये जो मुझे तो जी। परफॉर्मिंग आर्ट से कहीं ना कहीं ऊपर वाला मुझे जोड़े रखा हुआ था कि भैया तुम भले कुछ भी करोगे लेकिन वो उसको परफॉर्मिंग आर्ट है। जैसे रिक्शा चलाता था तो रिक्शा में जी। रोज कुछ ना कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं, कोई चलो 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 कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, तो नई जी, नई जी। चीजें देखने मिल रही, नई चीजें सीखने मिल रही। जी, जी, जी। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का इशारा रहा है। जैसे जी, कि जी, मेरे पास जैसे कि मैंने कहा कि तो ये मेरे जो तो आज भी मेरी फेवरेट जगह जो है ना, जी। मुझे लोग कोई बोलते हैं कि यार आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, पिकनिक डेस्टिनेशन कौन सा है, कौन सी जगह पे आप घूमने फिरने पसंद करेंगे। तो मैंने कहा जी। भाई अगर मुझे 2 दिन भी मिलेंगे तो मैं अपने गाँव जाना चाहूंगा और क्या अपने बात पुराने है। दोस्तों से। अभी जी, भी मैं जाता हूँ, अपने स्कूल में जाता हूँ। रात जी, के टाइम जब स्कूल बंद होती है तो वॉचमैन को मैं उठाता हूँ, तो वॉचमैन मुझे पहचान लेता है। तो जी। बोलता अरे रे तुम आ गए। बोलता हाँ मैं आ गया हूँ। तो फिर वो जी, रात को पूरी स्कूल की लाइट लगाता है और जी, अब मैं जब तक वहां बैठा रहता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा स्कूल के ग्राउंड में चुपचाप अकेला बैठा रहता हूँ जी, और जी। याद करता हूँ कि यहाँ से मैं आता था, यहाँ मैं मेरे बैठता था, यहाँ मेरे क्या स्कूल बात है। आते थे, यहाँ हमारी क्लास लगती थी, यहाँ हमारी पीटी होती थी, यहाँ हमारी तो ये सारी चीजें जब यहाँ हम गैदरिंग करते थे, परफॉर्म जी, करते थे, यहाँ रिहर्सल करते थे, जी, यहाँ जी, मुझे मेरे दोस्तों से झगड़ा हुआ था। तो जी, ये ना सारे मोमेंट वो आधे पौने घंटे में मुझे याद आते हैं और जी, जितना रो सकता हूँ मैं रो लेता हूँ, जितना जी, अपने जी, आप को जी, मिस करता कर लेता हूँ और फिर वॉचमैन के गले लग के रोता जी, हूँ जी, और उसको मैं तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे मेरी असली दौलत जो है, लोग जी, कहते हैं कि पास्ट के साथ में जो अटका रहेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जी, मुझे आगे बढ़ना और पास्ट में रहना, अगर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे तो मैं जी, पास्ट में रहना पसंद करूंगा क्योंकि क्या मुझे बात लगता है कि उससे ज्यादा प्योर, उससे जी, ज्यादा जी, सुनहरा जी, जी, ओल्ड इज गोल्ड जिसे कहते हैं ना, मेमोरीज आर ऑलवेज गोल्डन कहते हैं। जी, तो जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं हमेशा मैं चाहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपने जी, नेटिव प्लेस में जाऊं। टूटे फूटे घर मेरे जो है वो जी, टॉकीज जो आज टूट गई है, ठीक है, वहां जी, पर भी जी, मैं रहना जी, पसंद करता हूँ। वो बस स्टॉप जो अब जी, टूट के कुछ और बन गया है, ठीक है, ओके, लेकिन मुझे वो पुराना याद आ जाता है जब देखता हूँ मैं। जी, जी, पैदल 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 गलियों में घुमा करता था, ब्रेड बेचा करता था। तो आज भी जी, कभी जी, जाता हूँ तो चेहरे पे मास्क लगा के टोपी पहन के उन गलियों में जाके चुपचाप 2-4 चक्कर मार के आ जाता हूँ, ठीक है, ओके। क्या बात है। कोई मुझे पहचाने ना पाए क्योंकि मैं इसी से पहचान इसलिए दिखाता हूँ कि हाँ उनको भी एंगेजमेंट हो जाएगा, मुझे भी ऑकवर्ड हो जाएगा। नहीं, तो मैं निश्चित तौर अपना पे। जो मेरे मन को लगता है जी, जी, कि जी, मन को लगता है कि भी आ जा सकता, मन की बात जैसे मोदी जी ने कहा, फिर जी, मोदी जी यहीं आ रहे हैं कि चाय वाला और मन की बात जो है, दोनों चीजों को मैं मानता हूँ जी, जी, और यस इस तरह से मैं अपने आप को एंटरटेन कर लेता हूँ। जी, लेकिन जी, जी, साथ साथ में ये भी चाहता हूँ कि जी, अपने काम पर भी मुझे निष्ठा है, प्यार है और जी, लोगों पे भरोसा है कि पिछले जी। 15 साल से वो लोग मुझे लगातार प्यार कर रहे हैं और मुझे काम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सेगमेंट यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है पहली पहली बार। हम सभी के जीवन में घटनाएं पहली बार कभी ना कभी जरूर हुई होती हैं। आज जो कुछ जी। भी चल रहा है ये पहली बार कभी ना कभी जरूर घटा होता है। इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि सुनील पाल जी के जीवन में ये घटनाएं कब और कैसे पहली बार घटी। तो सर स्वागत है आपका इस सेगमेंट में भी पुनः। और हम जानना चाहेंगे सर कि सबसे पहली बार कब और कहां किस मंच पे आपने कॉमेडी की? पहली बार जब मैंने किसी मंच पे कॉमेडी की तो वो तो मैंने अपने नेटिव प्लेस गांव में, जैसे हिंगन घाट है, टोनी रेटर ऑर्केस्ट्रा में किया था। तो ये संयोग कैसे बना सर पहली बार कॉमेडी करने का? 90 में पहली बार मैंने। अच्छा। संयोग ऐसे कि शौक तो था ही, तो ऑर्केस्ट्रा शहर में पता चला कि भाई पल्ला गली में एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, जी, तो वहां जाके चक्कर मारना, वहां के उनके टोनी रेटर साहब के पैर छूना और ग्रुप जी, जी। उनका ऑर्केस्ट्रा एक दो बार देखने का ही मुझे मौका मिला था। तो जी, मैं अट्रैक्ट होता चला गया क्योंकि वो चीजें ऐसी थी कि वो जी, मुझे मेरी खुराक थी। तो वहां मैंने उनके साथ में 2-3 शोज किए शुरुआत में, फिर उसके बाद नागपुर में आ गया। जी, तो कमर्शियल काम जो है मेरा नागपुर से शुरू, जिसमें पेमेंट मिलना शुरू हुआ, जी, जी, जिसमें जी, लेकिन साथ साथ में
और भी चीजें करनी थी, तो मैं फिर 1995 में बॉम्बे आ गया। जी फिर चाय की दुकान पे काम किया, वहाँ मुझे बहुत सारे कैरेक्टर मिले। फिर रतन नूरा साहब से मेरी मुलाकात हुई, फिर जी वहां जी। से तो ये ऐसे करते 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 जो है खुद ब लेकिन खुद पहली मैं पहली बार तो हमेशा ही स्पेशल होता है। पहली बार जो आपने गांव में किया आपने, वो हम्म, तो हमेशा से ही स्पेशल हम्म, रहेगा। जी तो जी। सबसे पहला पेमेंट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए, स्पेशली कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए गांव से लेके मुंबई तक सबसे पहली बार कब पेमेंट मिला और कितने का था? अ, मुझे जो याद है वो आई कैन से कि 40 रुपए मिला था मुझे पहला। क्या बात है, क्या बात है। बर्थडे शो ये था वो जिसमें मैं हमेशा पैर स्पेशल कांपते रहेगा, वो 40 रुपए। पैर कांपते कांपते परफॉर्म कर रहा था, 40 रुपए मुझे। क्या बात है। सबसे पहली बार कैमरे के सामने परफॉर्म कब किया, प्रोफेशनली कैमरे के सामने कब परफॉर्म किया? सबसे पहली बार मैंने कैमरे के सामने अगर परफॉर्म किया होगा तो एक फिल्म आई थी, जैसे हम लोग फिल्मी भाषा में कहते हैं सी ग्रेड की फिल्म, ठीक है ओके। जी वो जी फिल्म मुझे जब मिली थी तो जी। मैंने प्रेम शास्त्र करके एक फिल्म थी, जिसमें जी, एक वेटर के 2 सीन थे मेरे, और उसके अच्छा। डायरेक्टर थे अनिल डांडा जो गोविंदा साहब और विमल कुमार की सारी फिल्मों के फोटोग्राफर कैमरामैन रहे हैं, ठीक है। ओके। तो वो मुझे बहुत मौका देते थे और उन्होंने मुझे दूसरी फिल्म में भी काम दिया। जी, तो वैसा हुआ, लेकिन हाँ यस, जैसे होशो हवास में मैंने ठीक से परफॉर्म किया, वो धमाल नंबर 1 डीडी मेट्रो पे आता था, जी, जी, हफ्ते में 5 बार आता था, जी, जिसमें जी, आकाश जैन उसके डायरेक्टर थे, जो जिन्होंने ओमपुरी के साथ में सीपिया फिल्म बनाई थी, जिसको जी। उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा। और हाँ, उसी साल बेस्ट डायरेक्टर के लिए, शायद बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुभाष घई को बेस्ट उसी साल वो मिला जी। था नेशनल अवार्ड, उस वक्त जी। उनको मिला था। तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और जी, लेटर ऑन जैसे कि धमाल नंबर 1 जी, वो जी। शुरू हुआ था 98-99। जी जी जी। संघर्ष के दिनों में कभी कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि असफलताएं हाथ लगी होंगी शुरुआती दौर में, सबसे पहली बार रोना कब आया? देखिए क्या है, मेरा साथ में दिक्कत ये थी कि जिस परिवार से मैं आता था उस परिवार में ना एजुकेशन था, जी ना कोई लाइफस्टाइल था। जी जी। हम लोग बहुत छोटे एक परिवार से बिलोंग करते थे कि पारिवारिक माहौल बहुत ही, आज सुबह खाना बन गया तो तभी तो मैं कहता ना, मैं बचपन में ब्रेड बेचता था, जी जी कड़िया का काम करता था। जी। तो कोई बच्चा अगर ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है परिवार में निश्चित और रूप हालात, हाँ तो वो सब चलते थे, ठीक है। लेकिन आज देखिए वो वही सारी चीजें जो है वो मेरे काम कितना काम आ रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि कुदरत का ही वो एक दिया हुआ मेरे लिए एक रास्ता था कि ऐसे चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। ये शायद तो इस बात का मुझे आज एहसास होता है। जी तो जी। माता पिता को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ, दोस्त यारों को भी धन्यवाद करता हूँ। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना जिसने जो कुछ भी दिया है जी, मैं उसका एहसानमंद हूँ। और असफलता जो है वो हमें, जैसे मैंने कहा ना कि असफलता को मैं इसलिए असफलता नहीं मानता क्योंकि कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कुछ अगर कोई भी एक तकलीफ अगर आपको आती है तो वो आपको इसलिए भी आती है कि तकलीफों से लड़ना सिखाती है। तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा वो प्रवचन टाइप की बात नहीं करूंगा, लेकिन सच तो यही है कि जिस रास्ते से हम आए उस जी, रास्ते में ठोकरें भी लगी, उस रास्ते में अपमान भी हुए, उस रास्ते में गिरे भी, उस रास्ते में रोए भी, लेकिन कहीं ना कहीं वही रास्ता हमें हिम्मत देता चला गया, वही लोग हमें हिम्मत देते चले गए। सराउंडिंग में अकेला ही चला था, जाने में मंजिल लोग मिलते गए और कारवां बनता है वाला हिसाब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जहाँ कहीं भी हूँ मैं वो सभी खट्टे मिट्टे एक्सपीरियंसेस का मुझे मेरा जन्म जो है उससे हुआ। जी जी। सबसे पहली बार कब ऐसा लगा कि आप स्टार बन गए अब? क्योंकि हम लोग डाउन द मेमोरी लेन जा रहे हैं ना, हम लोग सब जानना चाहते हैं कि पहली बार वो फीलिंग कब आएगी, लगा कि अब स्टार बन गए। भाई देखिए, अगर सचमुच वो एक स्टार वाली फीलिंग अगर मैं देखूं, जब मैं अपने गांव से नागपुर आया था, नागपुर में मैंने ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया था। तो हमारे गांव के जो ऑर्केस्ट्रा थे और ऑर्केस्ट्रा कलाकार थे, तो मैं जब जाता था वहां पे तो वो मुझे रिसीव करने बस स्टॉप पर आते थे, फूल माला पहनाते थे। वहां के कुछ पत्रकार लोग आ जाते कि हिंगन घाट का बच्चा नागपुर के ऑर्केस्ट्रा में, विदर्भ के ऑर्केस्ट्रा में, मतलब
एक छोटे से शहर से लेकर मतलब एक पूरे जी जी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, ऐसे जी, 2-3 जी। प्रांतों में जो लीडिंग ऑर्केस्ट्रा है उसमें जी, वो जी। परफॉर्म कर रहा है, गा रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो उस वक्त की जो मीडिया हुआ करती थी गांव की, जी 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 जो पत्रकार लोग होते थे, वो हमारा इंटरव्यू लेते थे, तो वो स्टार वाली फिल्म उस वक्त ही ज्यादा मजा देती थी, आने वाली शुरू की थी। स्कूल में कहीं गैदरिंग में आपको बुला लेते थे, परिवार में यहाँ वहाँ इधर फोटो, अच्छा ऑर्केस्ट्रा की फोटो जब हमने खींच के रखे थे वो सब जी। परिवार में दिखाता था, तो घर वालों के लिए भी बड़ी बात थी यार, स्टेज पे करता है ये, पब्लिक के सामने करता है ये है, इसको तालियां मिलती है। जी तो जी ये एक सुखद अनुभव, जो रियल अनुभव, जो जी, रियल जी। प्यार जिसे कहते हैं स्टारडम, जी, तो मैंने जी। उसी वक्त महसूस किया था। उसके जी, बाद जी। भी जो कुछ भी मिलता चला गया वो तो खैर बहुत अच्छा ही होता चला गया। जी 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 लेकिन अगर होश हवास में कहूंगा तो यस, लाफ्टर चैलेंज, नागपुर। जिसमें मुझे जिसकी वजह से मुझे मैंने समझ लीजिए कि दुनिया में जो जो मैंने सोचा था, जी जी अगर मैंने एक सोचा हो तो लाफ्टर चैलेंज की वजह से वो 4 जी। गुना ज्यादा मुझे मिला। और जी आप जैसे दोस्तों का आज मैं साथ में बैठ के इंटरव्यू कर पा रहा हूँ, आप जैसे दोस्त मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये उसी लाफ्टर चैलेंज की देन है, जिसकी वजह से आज मैं पूरे देश और दुनिया में, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा, जी देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा, कोई ऐसा प्लेबैक सिंगर नहीं बचा, कोई ऐसा फिल्म स्टार नहीं बचा, जी कोई ऐसा बड़ा अवार्ड फंक्शन नहीं बचा, कोई ऐसा जी, कोई जी। बड़ा टेलीविजन चैनल नहीं बचा जी जहां पर मैंने एस सुनील पाल परफॉर्म ना किया। क्या तो बात। ये बहुत बड़ी कुदरत की कृपा है मुझ पे, और मैं जी। जितना धन्यवाद करूं। सबसे पहली बार सर फ्लाइट पे कब बैठे आप? मुझे याद आ रहा है शायद 99 में बैठा था क्या, महेंद्र कपूर साहब के साथ गया था मैं। अच्छा अच्छा हॉलैंड और वेस्ट इंडीज गया था, ठीक है। अच्छा। पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में ही बैठा, अरे वाह। KLM की फ्लाइट थी। और अच्छा, ये पहली बार 1999 में ही बैठ गए थे आप? जी, लाफ्टर के पहले, अच्छा। मैं 3 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ। अच्छा, अरे वाह। सोनू निगम जी के साथ में मेरे तब से पुराने संबंध है, ठीक है, ओके। उनके जी, परिवार जी। के, क्योंकि सोनू जी के साथ में मैंने करीब 500 शोज किए देश अरे विदेश में। वाह। जी जी फिर उसके बाद में उनका मैं एंकर और स्टैंड अप कॉमेडियन था। फिर अच्छा। मोरानीज के साथ में जो लगान का वर्ल्ड टूर किया था, आमिर खान का, शाहरुख जी, के जी। शोज किए थे, शाहरुख खान साहब के साथ और सलमान खान साहब के साथ, फिल्म स्टार शोज। वो तो मैंने वो अवार्ड वगैरह वो तो लाफ्टर से पहले ही भगवान की दया से बहुत सी चीजें कर रखी थी मैंने, ठीक है। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। फोटो जब गांव में भेजता था तो कई लोग मुझे यकीन नहीं कर पाते थे, गांव किसी के साथ लग आमिर जी के साथ जी। फोटो देख रहे, शाहरुख के साथ देख रहे, तो वो सोचते थे कहाँ पहुंच गया ये लड़का। तो पहली पहली बार हमारा जो सेगमेंट था सर, आपने बड़ी बेबाकी से और बहुत डाउन द मेमोरी लेन जा करके और सब कुछ आपने हमारे साथ साझा किया। हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर। जब हमारे दर्शकों को पता चला कि आप आने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं और इस सेगमेंट का नाम है संदेशे आते हैं। बहुत सारे सैकड़ों प्रश्न आए थे, लेकिन हम 3 प्रश्न चुरा करके लाए हैं आपके लिए। और मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखूंगा। हमारे एक व्यूअर कहते हैं कि जिस तरह से आपने कॉमेडियंस को लेकर के एक फिल्म बनाई थी जो बहुत ही पॉपुलर रही, तो क्या इसी तरीके से आप कॉमेडियंस को लेकर के कॉमेडी शो क्यों नहीं बनाते? वो भी बहुत सुपरहिट रहेगा। बिल्कुल बनाऊंगा, कॉमेडी शो बनाऊंगा मैं तो, क्योंकि अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत छाया हूँ। सुनील पाल ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल बहुत फॉर्म में है, सुनील पाल ऑफिशियल। आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें। निश्चित। एंड फिर मेरा इंस्टाग्राम भी चलता है, टीवी पर भी मेरी बहुत सारी बातें चल रही है। और मैं समझता हूँ कि फिल्मों में 3-4 फिल्में भी आने वाली है मेरी। राजपाल यादव साहब के साथ में हम दोनों पैरेलल लीड में सुपर जासूस शूटिंग खत्म हो गई, रिलीज होने के लिए तैयार है। मैं खुद एक फिल्म बना रहा हूँ, लॉकडाउन 2 अनलॉक तक। लॉकडाउन से अनलॉक तक कोरोना काल में जो क्या क्या हुआ, तो उसके लिए गाना भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। छक्का गा रहा है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि मर्द और औरत की दुआ बद्दुआ भले काम ना करे, लेकिन छक्के की दुआ और बद्दुआ दोनों काम करती है। तो उसी के गेटअप में मैंने गाना बनाया। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, कोरोना गो बैक कोरोना, बंद हो गया शॉपिंग मॉल,
लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो क्या उसकी बात है, शूटिंग बहुत मैं नेक्स्ट बहुत मंथ से शुरू बहुत कर दूंगा। जी 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 जी। दूसरा प्रश्न है सर कि एक तरफ टीवी शो और फिल्में हैं जहां पे स्टूडियो में आप शूट करते हैं और सारी चीजें करते हैं, दूसरी तरफ छोटे बड़े शहरों में आप लाइव परफॉर्मेंस जो करते हैं जहां पे 10,000, 20,000, 50,000 दर्शक होते हैं, वहां पर भी आप अकेले ही मंच संभालते हैं। तो ये जो इन छोटे बड़े शहरों में जाकर के जो लोगों के साथ लाइव परफॉर्म करने का अनुभव होता है, इतनी बड़ी, जहां पे इतनी लिटरेट ऑडियंस नहीं है जितनी आपको इस तरह की स्टूडियोज में और शहरों में मिलती, तो वो अनुभव कैसा रहता है इतने हजारों के बीच में परफॉर्म करना? भाई देखिए, भाई जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग छोटे जगह से आए हैं, जी जी तो किसी भी गांव में हमें परफॉर्म करने ले जाओ, जी हम वहाँ के वातावरण से वाकिफ है, क्योंकि हम आज भी समझते हैं कि भैया मानते हैं, और हम अंदर से मन से तो अभी भी वही है, गरीब गरीब किसान है, गरीब गांव के हैं। जी तो मतलब मैं समझता हूँ कि आज भी हमारी हमको मैंने कहा ना कि छुट्टी अगर मुझे मिले तो मैं अपने गांव चला जाऊं, ठीक है, 2 दिन के लिए। जी तो मेरे को तो अभी भी, जैसे मैं जिला लेवल पे फेस्टिवल होते हैं वो, तो वहां पर ऐसे ही हमारे गांव के जमीन से जुड़े हुए लोग आते हैं, और कोई किसान होता है, कोई छोटे व्यापारी होते हैं, कोई नौकरी पेशा होता है, और उनकी बातें हमारे पास करने में बड़ा मजा आता है हम, और वो बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। और साथ साथ में चूंकि विदेश भी घूम चुके हैं, हर चीज का देख चुके हैं, तो कहीं अगर कॉर्पोरेट शो हो, कोई अगर मैरिज वेडिंग शो हो, या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग शो हो, या कोई भी ऐसा अवार्ड फंक्शन हो, तो उस विषय पर भी हमारे पास में हमने अभ्यास किया हुआ है। तो भगवान की दया से दोनों ही मंचों पर लोग मुझे अपना ही मानते हैं, अच्छी बात है। गांव के लोग भी मुझे अपना ही मानते हैं, और शहर के लोग भी मुझे अपना मानते हैं, और इस बात के लिए मैं जितना ईश्वर का धन्यवाद करूं, क्योंकि मेरा गांव मेरा देश। जी जी। एक आखिरी सवाल है संदेश से आते हैं सेगमेंट में, कि हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि जिस चाय की दुकान पे आपने संघर्ष के दिन गुजारे थे, क्या वहां कभी जाना होता है? हाँ, 100%। हमेशा जब भी उस तरफ से जाता हूँ गाड़ी रोक देता हूँ। अभी तो बहुत सारा सिनेरियो बदल गया वहां पर, लेकिन जाके उस फुटपाथ को सलाम करता हूँ, चाय की चरण पूरा माथा टेकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए माँ भी है, वो मेरे लिए पिता भी है, वो मेरे लिए गुरु भी है, वो मेरा स्कूल भी है। और कहीं ना कहीं आज भी वो सुनील पाल वहां पर घूम रहा है जो चाय बेचने वाला था, उससे भी मुलाकात हो जाती है। क्या बात है, ये आपकी यही विनम्रता आपको विशेष पंक्ति मिला के खड़ा करती है। यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट संदेश से आते हैं समाप्त होता है। हम आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं सर, चलते चलते। ये हमारे शो का आखिरी सेगमेंट है। रतन नूरा एक किरदार है आपका, जिसको पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, विश्व ने प्यार दिया है। मेरा नाम है रतन नूरा, काम खत्म करता हूँ पूरा। अगर हम रतन नूरा को थोड़ा सा देख पाए यहाँ पे। हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। भक्त जनों, भावनाओं को समझो, और इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, तो गलती से भी टीवी पे ये सब फिल्में मत देखना जिससे कोरोना हो सकता है। मतलब कौन सी फिल्म है? जैसे चांदनी चौक टू चाइना, चाइना गेट, शंघाई, तो ये सब जो जिसमें चीनी कम, ये सब पिक्चर मत देखो। इसमें क्या है, सब चाइना का मामला है, तो इससे आपको कोरोना हो सकता है। मैंने कहा आपने ये कल ही क्यों नहीं बताया? ये फिल्म तो मैंने कल ही देख ली सारी। अबे तो अब तो तुझे सैनिटाइज करना पड़ेगा। आज पूरा दिन हाथ की सफाई देख, ये पिक्चर देख ले, हाथ की सफाई सब ठीक हो जाएगा। मतलब कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको लगे कि कोरोना हो गया, ये भाप ले, तो सुबह सुबह स्टीम भाप ले और अपने आप को साफ बचा ले। भाई देखो क्या है कि छींकने से पहले आस्तीन में छींको। हाँ, मगर ये पता कर लो कि आस्तीन में कहीं सांप तो नहीं। मालूम पड़ा साला कोरोना से बच गए और आस्तीन से डस गए। खांसी आ जाए तो कॉलर में खांसो। हाँ, मगर ये पता कर लो कि कॉलर चाइनीज कॉलर तो नहीं। जितना हो सके हाथ धोते रहो, काहे कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। तो हमको तो हाथ धोने का नशा हो गया है,
लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धोते हैं। क्योंकि इकोनॉमी को भी तो आगे बढ़ाना है। तो जैसे आप सबके लिए राम नवमी, कृष्ण नवमी, तो हमारे लिए इकोनॉमी, तो बहुत अर्थव्यवस्था का जो है, व्यवस्था का अर्थ हमको समझ में आ गया है। तो भैया पीते रहो, पिलाते रहो और कोरोना को दूर भगाते रहो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। तब तक लॉकडाउन का पालन करो, भले अनलॉक हो गया है मगर इतना भी मत खोल जाओ सालो, भक्तजनों भावनाओं को समझो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे रिक्वेस्ट पे रतन नूरा को फिर से हमें देखने का अवसर दिया। और एक आखिरी गुजारिश आपसे, एक बहुत बढ़िया मैं देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप मिमिक कर रहे थे, अगर हमारे लिए दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप मिमिक कर सकते। बहुत जोर है तेरा मैं, बहुत ताकत है तेरा मैं, माँ कसम, माँ का भाई का, सबका कसम खा के कहता नवाजुद्दीन शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, माँ कसम। मैं ऐसा कैरेक्टर करूंगा कि लोग कहेंगे कि कभी कभी लगता है कि भगवान तुम ही हो। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। सर बस हम आखिरी पड़ाव पे हैं, इंटरव्यू समाप्ति के दौर पे है। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह, ऐसे दौर में जब बिल्कुल सब ठहरा हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट आने के लिए, इसके बारे में आपके लिए आपका अगर कोई मैसेज मिल सके। मुसाफिर जो है ये हमारे घर का चैनल है, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संपूर्ण समर्थन जो है मुसाफिर और विजय जी को है, क्योंकि ये सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो अच्छा कार्य करेगा उनके साथ में शब्द न शब्द भारतीय जनता पार्टी, हमारा मोटा भाई और आपका ये छोटा भाई हमेशा साथ रहेगा। कानून का पालन करो, जो कानून तोड़ेगा फिर कानून उसको तोड़ेगा। आप गृह मंत्री बनो, बादशाह बनो, शहंशाह बनो, अमित शाह बनो, यही आशीर्वाद है। खूब आगे बढ़ो, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह को अपना इतना खूबसूरत सा समय देने के लिए, इतनी प्यारी, और आपकी जो विनम्रता है, मतलब जब हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि आपने मतलब लगभग जितने बड़े काम हो सकते हैं, जितने बड़े मुकाम हो सकते हैं, सब आपने हासिल किया, लेकिन फिर भी इतने विनम्र होकर के आप बात करते हैं। यकीन मानिए हम यही सबसे अपेक्षा करेंगे कि विनम्रता अगर सीखनी हो तो आपसे सीखें और अपने आप को जितना सहज बना सकते हैं उतना बनाएं। तो द मुसाफिर किस्सों वाला को स्टूडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से रहो माला माल, क्योंकि आप सब इस धरती के लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू।